Welcome, student. Uh, mm, Today's topic is history, modern history, first chapter, chapter 1, that is modern India. Student, इसके पहले भी मैंने इस पर एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया था जो आपको मैंने कल भेज दिया था। आई होप कि आपने देखा होगा उसको। और आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक भी लेंगे। तो कल हमने बताया था इम्पोर्टेंट ऑफ डेट्स। स्टूडेंट, हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट डेट्स। हिस्ट्री जो है वो पूरा डेट्स के बारे में हिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि डेट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है हिस्ट्री में। ये ठीक है कि सारा चीज़ डेट्स ही नहीं है हिस्ट्री में, और ये भी सही है कि डेट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी होता है हिस्ट्री का। जैसे कि बहुत सारा डेट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि हमारा जो बर्थडे आता है तो वो डेट हमको याद रहता है क्योंकि वो हमसे जुड़ा होता है, तो उस डेट को हम याद रखते हैं। उसी तरह से हिस्ट्री में डेट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जब डेट, कोई भी डेट का इम्पोर्टेंस कब होता है? जब वो किसी इवेंट से जुड़ा होता है। कोई डेट हम क्यों याद रखते हैं? क्योंकि हमारा बर्थडे जो है वो इवेंट है और वो डेट इसलिए हम याद रखते हैं। तो डेट और इवेंट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कोई भी डेट इम्पोर्टेंट तभी होता है जब उस दिन का कोई इवेंट, उस समय का कोई इवेंट उसके साथ जुड़ा होता है। और एक बात और स्पष्ट यहाँ पे कर देते हैं स्टूडेंट कि मान लेते हैं कि अगर हम इंडिया का हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंडिया में कौन सा घटना कौन से डेट में हुआ, तो ये हमको जानना, याद रखना जरूरी होगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि अमेरिका का हिस्ट्री या फ्रांस का हिस्ट्री पढ़ते हैं तब वो डेट जो है वो अलग हो जाएगा। यहाँ का डेट अलग होगा, वहाँ का डेट अलग होगा। तो इसमें इसलिए बताया गया है कि इफ वी चेंज आवर फोकस, अगर हम हिस्ट्री के दूसरे एस्पेक्ट को देखेंगे तो दूसरे इवेंट और इश्यूज को देखेंगे तो वो डेट जो है वो चेंज होता जाएगा, है ना। इफ वी चेंज आवर फोकस ऑफ इवेंट्स एंड इश्यूज सब्सिक्वेंटली द डेट्स विल आल्सो चेंज। तो ये डेट्स के बारे में था स्टूडेंट। इसके बारे में हमने एक वीडियो और बना दिया है, वो इसमें थोड़ा सा और कुछ लगा कि इसको बताना चाहिए तो ये बता दिया। अब है नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक में जो है पीरियोडाइजेशन। व्हाट इज पीरियोडाइजेशन? पीरियोडाइजेशन क्या है और ये क्यों जरूरी है? क्या है और ये क्यों जरूरी है? स्टूडेंट, आप स्कूल में पढ़ते हो तो यहाँ भी वो कहते हैं ना कि वो जूनियर क्लास सीनियर क्लास बटा होता है कि जैसे कि प्ले ग्रुप हो गया एक अलग, नर्सरी प्री नर्सरी नर्सरी केजी जो है एक ग्रुप में आ जाता है। उसके बाद 1 to 5 तक एक ग्रुप में आता है, उसके बाद 6 to above अलग ग्रुप में आता है। तो ये ग्रुप में बांटने के पीछे रीजन होता है कि कुछ चीज़ें कॉमन होती है उसमें, और उस कॉमन के वजह से हम उसको ब्रॉडली ग्रुप में बांट देते हैं ताकि हमको किसी चीज़ को समझने में आसानी हो। क्योंकि हम बहुत लंबे समय के हिस्ट्री को पढ़ते हैं, इसलिए उतने लंबे समय के हिस्ट्री को बिना पीरियडाइज किए समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए पीरियडाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इंडिया में सबसे पहले पीरियडाइजेशन का काम जो है वो किसने किया और किस तरह से किया। जब पीरियडाइजेशन की बात होती है तो उसमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखते हैं कि वी कैन शो सिग्निफिकेंट चेंजेस बिटवीन द डिफरेंट टाइम पीरियड। मान लीजिए कि जो ग्रुप में हमने बांटा, तो जब ग्रुप कब बढ़ता है? जब कुछ चेंज आ जाता है। पहले वाले सिस्टम से जब कुछ चेंज आ जाता है तब दूसरा ग्रुप शुरू होता है, फिर दूसरा में कुछ चेंज आता है फिर अगला ग्रुप शुरू होता है। इस तरह से जब कुछ चेंज आता है तभी वो ग्रुप या पीरियडाइजेशन होता है। तो इंडिया में सबसे पहले इन 1817 में जेम्स मिल एक अंग्रेज थे, एक
स्कॉटिश, स्कॉटलैंड एक देश है, इंग्लैंड के मैप में देखोगे तो इंग्लैंड के ऊपर एक स्कॉटलैंड देश है, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उसको स्कॉटिश कहते हैं। तो वो एक स्कॉटलैंड के, जेम्स मिल जो थे स्कॉटलैंड के इकोनॉमिक्स थे, इकोनॉमिक्स समझते हैं ना, जो कि अर्थशास्त्र वगैरह का नॉलेज रखता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि पैसे से संबंधित जो कुछ भी घटनाएं होती है, जो भी काम होता है देश में, उसको इकोनॉमिस्ट कहते हैं। एंड पॉलिटिकल फिलोसफर, राजनीतिक दार्शनिक भी थे जेम्स मिल। उन्होंने 1817 में एक बुक लिखा था, ए बुक ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए बुक ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये जेम्स मिल का लिखा हुआ बुक है। और इसमें उसने इंडिया के हिस्ट्री को डिवाइड किया था, इंडिया की हिस्ट्री को क्या किया था, डिवाइड किया था 3 ग्रुप में। और वो 3 ग्रुप था, एनिशियंट टाइम को उसने हिंदू पीरियड कहा था, मेडिवल को उसने मुस्लिम पीरियड कहा था, और उसके बाद का जो समय था वो ब्रिटिश पीरियड का। और जब उसने फर्स्ट बार जेम्स मिल ने जब ये पीरियडाइजेशन किया था, तो उस समय सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया था। और जेम्स मिल का आइडिया जो था इसके बारे में, इंडिया के हिस्ट्री के बारे में, उसका कहना था कि ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया के लिए अच्छा है, क्योंकि इस रूल के वजह से यहाँ प्रोग्रेस होगा और लोग सिविलाइज होंगे। तो ये इसका जो आइडिया था हिस्ट्री के बारे में वो क्लियर हो गया कि उसने ब्रिटिश रूल को सही ठहराया था जेम्स मिल ने इस पीरियडाइजेशन के द्वारा। लेकिन ये पीरियडाइजेशन उसका गलत था। और हम बताए थे कि जेम्स मिल ने जो पीरियडाइजेशन किया था उसमें कुछ प्रॉब्लम था। वो क्या प्रॉब्लम था कि जेम्स मिल ने हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को धर्म के आधार पर ग्रुप कर दिया था। जैसे कि एंशिएंट टाइम को उसने हिंदू पीरियड कहा था, मेडिवल को मुस्लिम पीरियड कहा था, और उसके बाद वाले टाइम को ब्रिटिश यानी कि क्रिश्चियन पीरियड कहा था। और ये धर्म के आधार पर कैटेगराइज करना ये पूरी तरह से गलत था। इसको ऐसे समझते हैं कि इट इज राइट टू कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम। किसी राजा का धर्म क्या है उस आधार पे ही पीरियड को कैटेगराइज कर देना सही नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय और भी लोग होते हैं, और भी एक्टिविटी होती है, तो सिर्फ धर्म के आधार पे ही कैटेगराइज करना बिल्कुल गलत था। और दूसरा, डज द लाइफ रिलीजन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर डू नॉट मैटर। क्या एक ही धर्म के लोग उस समय रहते होंगे, दूसरे धर्म के भी लोग उस समय होंगे, तो क्या उसका धर्म और उसका जो प्रैक्टिसेस था उसका कोई महत्व नहीं था? तो इस तरह से जो पीरियडाइजेशन था जेम्स मिल का वो पूरी तरह से गलत हो गया। फिर इंडियन जो इसमें कहा गया कि दिस पीरियडाइजेशन इज नॉट ट्रू एंड जस्टिफाइड, ये जस्टिफाइड नहीं हो सकता है और ये सही नहीं है, ये पीरियडाइजेशन जो जेम्स मिल ने किया था। उसके बाद फिर जो इंडियन हिस्टोरियन है उसने हिस्ट्री को अपने हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया। उसने जो प्री हिस्टोरिक टाइम था, या जिसमें कि महात्मा बुद्ध वगैरह सब के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ते हैं, वो एनिशियंट, उस पीरियड को एनिशियंट हिस्ट्री में रखा, यानी कि 700 AD तक। और उसके बाद जो मेडिवल पीरियड था उसको पीरियड ऑफ ट्रांजिशन कहा गया, क्योंकि ये ना तो एनिशियंट था ना ही मॉडर्न था। इस समय जो ये जो मेडिवल पीरियड था पूरा ट्रांजिशन का समय था, मतलब कि इसमें सारा चीज धीरे धीरे बदल रहा था। तो ये जो बदलने वाला जो पीरियड था वो मेडिवल पीरियड कहा गया। और मॉडर्न पीरियड में जैसे कि जब नए विचार आने लगे, डेमोक्रेसी का, लिबर्टी का, इक्वलिटी का और साइंस की लोग बात करने लगे, साइंटिफिक लोगों की सोच होने लगी, लोग डेमोक्रेसी की बात करने लगे, राजतंत्र खत्म होने लगा, तब ऐसा माना जाता है कि मॉडर्न पीरियड आ गया। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना है कि इंडिया में उस समय मॉडर्न पीरियड नहीं आया, क्योंकि यहाँ ना तो डेमोक्रेसी था, ना ही लिबर्टी था, ना इक्वलिटी था, क्योंकि इस समय भारत गुलाम था। तब भारत के इतिहासकारों ने इस मॉडर्न पीरियड को उस समय कॉलोनियल पीरियड कहा, क्योंकि उस समय भारत गुलाम था। अगले वीडियो में
हम ये जानेंगे कि ये कॉलोनियल पीरियड क्या था, कॉलोनी किस तरह से कॉलोनाइजेशन हुआ था इंडिया का, और इसको क्यों कॉलोनियल पीरियड कहा गया। स्टूडेंट, इसको आप नोट्स भी बना लेना, और बुक है पुराना तो उसको देखना भी है। सेम टॉपिक है, जो नया बुक है उसमें भी मिलता जुलता है और इसमें भी। तो आप ये सारा चीज़ सब एक दूसरे से लिंक है, आप इसको गौर से देखना समझना और इसका नोट्स बना लेना। और फिर जहाँ अगर समझ में नहीं आता, एक बात तो और आपका से कहना चाहेंगे कि आप कुछ बोलते नहीं है, कुछ कमेंट नहीं करते कि नहीं समझ में आया, गलत है, सही है, या फिर से बताने, कुछ नहीं आप बोलते हैं। ये बोलना भी ज़रूरी है ताकि हमको लगे कि हम जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, सही आपको समझ में आ रहा है। तो इसको उस तरह से वो बताना भी है। और इससे जुड़ा हुआ एक्सरसाइज हम देंगे, अगले दिन एक वीडियो और बनाएंगे, एक वीडियो और डालेंगे, उसके बाद इस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट, ध्यान से उसको समझिए, पढ़िए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।